सुनिए, आर्टिकुलर कार्टिलेज रिपेयर पर सप्ताह 31 की रिपोर्ट का सारांश। नमस्कार, मैं क्लाउडिया हूँ। मैं cartilage.help का प्रतिनिधित्व करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि 24 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच आर्टिकुलर कार्टिलेज के उपचार और पुनर्जनन के क्षेत्र में दुनिया भर में क्या महत्वपूर्ण हुआ। हमेशा की तरह याद रखें कि यह जानकारी चिकित्सा सलाह नहीं है। अपने स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय अपने डॉक्टर या उपचार करने वाले विशेषज्ञ के साथ मिलकर लें। यदि आप डॉक्टर हैं, तो इस सामग्री को इस विषय पर आगे अध्ययन करने की प्रेरणा के रूप में देखें। cartilage.help एक स्वतंत्र मंच है। हम किसी समाधान का मूल्यांकन इस आधार पर नहीं करते कि वह किस देश में विकसित हुआ है। खेल की तरह चिकित्सा को भी लोगों को जोड़ना चाहिए। पूरी पीडीएफ रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्ताह 31 यह अच्छी तरह दिखाता है कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के पुनर्जनन का क्षेत्र कितना व्यापक हो गया है। कोई एक बड़ा निर्णायक ब्रेकथ्रू नहीं था। इसके बजाय कई दिशाओं में काम आगे बढ़ा। कॉन्ड्रोसाइट्स की एपिजेनेटिक्स, एक्सोसोम्स, पोलैंड में ऑटोलॉग्स कार्टिलेज पैच पर कार्य, हाइड्रोजेल स्कैफोल्ड्स और जोड़ की मैकेनिक्स। पहला महत्वपूर्ण संकेत चीन से आया है। जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च में BR-CARS नामक रणनीति का वर्णन किया गया, जो उम्रदराज कॉन्ड्रोसाइट्स पर केंद्रित है। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज की कोशिकाएं होती हैं। इस शोध का मूल विचार सरल है। नई कोशिकाएं देने के बजाय वैज्ञानिक उन कोशिकाओं का व्यवहार बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले से जोड़ में मौजूद हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कुछ कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज मैट्रिक्स का उत्पादन कम कर देते हैं और सूजन बढ़ाने वाले तत्व छोड़ सकते हैं। प्रीक्लिनिकल मॉडल में चीनी शोधकर्ताओं ने दिखाया कि कोशिका के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन की संरचना बदलकर इस हानिकारक प्रक्रिया को दबाने की कोशिश की जा सकती है। चूहों के मॉडल में इससे कोशिकीय उम्र बढ़ने के संकेत कम हुए और कार्टिलेज का क्षरण धीमा हुआ। यह अभी मरीजों के लिए उपलब्ध उपचार नहीं है, लेकिन यह दिशा महत्वपूर्ण है। भविष्य में कार्टिलेज का पुनर्जनन केवल नई कोशिकाओं या इम्प्लांट तक सीमित नहीं रह सकता। इसमें जोड़ में पहले से मौजूद कोशिकाओं की सटीक रीप्रोग्रामिंग भी शामिल हो सकती है। पूरी पीडीएफ रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। दूसरा विषय एक्सोसोम्स है। रूस से मेसेनकाइमल स्ट्रोमल कोशिकाओं से प्राप्त एक्सोसोम्स पर आधारित थेरेपी के क्लिनिकल परीक्षणों की तैयारी का संकेत मिला है। एक्सोसोम्स कोशिकाओं द्वारा छोड़े जाने वाले छोटे वेसिकल्स होते हैं। कार्टिलेज के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वे सूजन को कम करने के साथ साथ कार्टिलेज मैट्रिक्स के पुनर्निर्माण में भी सहायता कर सकते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक सेल थेरेपी लॉजिस्टिक रूप से जटिल होती है। उनमें जीवित कोशिकाएं, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण और सटीक प्रशासन आवश्यक होता है। एक्सोसोम्स जैविक थेरेपी का अपेक्षाकृत सरल रूप हो सकते हैं। हालांकि मनुष्यों में उनकी सुरक्षा और प्रभाव का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन अभी भी आवश्यक है। तीसरा संकेत पोलैंड से है। यह आर्थेक और ऑन्टोलॉगस कार्टिलेज पैच से संबंधित है। यह केवल चिकित्सा का विषय नहीं है, बल्कि उत्पादन का भी विषय है। इसके लिए जीएमपी मानक, प्रक्रिया नियंत्रण, लॉजिस्टिक्स और मरीजों के लिए सामग्री का लगातार समान गुणवत्ता में उत्पादन आवश्यक है। इस प्रकार के संकेत दिखाते हैं कि मध्य यूरोप भी उन्नत पुनर्योजी चिकित्सा में अपनी क्षमताएं विकसित कर रहा है। चौथा विषय रिजेंटिस और उसका गैलरेंसी प्लेटफॉर्म है। गैलरेंसी एक सेल फ्री हाइड्रोजेल इम्प्लांट है, जिसे कार्टिलेज की मरम्मत के लिए स्कैफोल्ड के रूप में काम करने के लिए बनाया गया है। यहाँ केवल जीव विज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, उत्पादन, पेटेंट और व्यावसायीकरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
कई तकनीकें लागत, बड़े पैमाने पर उत्पादन और क्लिनिकल कार्यान्वयन की समस्याओं के कारण आगे नहीं बढ़ पाती। किसी बायोमटेरियल को व्यापक रूप से उपलब्ध होने के लिए स्थिर, स्केलेबल और सर्जरी में व्यावहारिक होना आवश्यक है। पूरी पीडीएफ रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पांचवा विषय मैकेनोबायोलॉजी है, यानी कार्टिलेज पर यांत्रिक भार का प्रभाव। कार्टिलेज हड्डियों के बीच मौजूद कोई निष्क्रिय कुशन नहीं है। यह एक जीवित ऊतक है जो गति, दबाव, पैर की अलाइनमेंट, मेनिस्कस की स्थिति, सबकॉन्ड्रल बोन और जोड़ पर पड़ने वाले भार के तरीके पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए दौड़ने, कूदने, ट्रैम्पोलिन या खेल से जुड़े प्रश्नों का कोई सरल उत्तर नहीं है। कार्टिलेज को यांत्रिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी मात्रा, व्यक्ति की उम्र, रिकवरी और जोड़ की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक भार, विशेष रूप से गलत अलाइनमेंट, चोट, अस्थिरता या क्षतिग्रस्त मेनिस्कस की स्थिति में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आधुनिक कार्टिलेज अनुसंधान पूरे जोड़ को एक सिस्टम के रूप में देखता है। केवल यह पूछना पर्याप्त नहीं है कि कौन सा इम्प्लांट इस्तेमाल किया जाए, यह भी पूछना आवश्यक है। जोड़ की बायोमैकेनिक्स कैसी है? मेनिस्कस की स्थिति क्या है? सबकॉन्ड्रल बोन में क्या हो रहा है? मरीज की गतिविधि और संपूर्ण प्रोफाइल क्या है? सप्ताह 31 का सार यह है कि सबसे महत्वपूर्ण संकेत उम्रदराज कॉन्ड्रोसाइट्स की एपिजेनेटिक्स, एक्सोसोम्स, पोलैंड में ऑटोलॉग्स कार्टिलेज पुनर्निर्माण, हाइड्रोजेल स्कैफोल्ड्स और जोड़ की मैकेनिक्स से संबंधित थे। ये सभी मिलकर उन दिशाओं का नक्शा बनाते हैं जिनमें कार्टिलेज पुनर्जनन की दुनिया आगे बढ़ रही है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समझदारी से सक्रिय रहें और चिकित्सा संबंधी निर्णय योग्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर लें। Cartilage.help के अगले सारांश में फिर मिलेंगे।